दोस्तों, आज की कहानी है। औरत भूखी रह सकती है लेकिन शारीरिक सुख के बिना नहीं रह सकती। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सामने महेश खड़ा था, आंखों से झरझर आंसू बहता हुआ, अपमानित सा, ठगा हुआ, पिटा हुआ सा। अपने प्रेम की यह हालत देखते हुए स्वयं को लुटा हुआ महसूस कर हिचकियों के साथ रो रहा था। मैं उसे सामने देखकर अवाक थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी वीरान जिंदगी में अब कोई आया है। सपना रुंधे गले से महेश मुश्किल से बोल पाया। किसी गहरे कुएं से आती मरियल सी आवाज आज मुझे मेरे उन सब उद्बोधनों से ज्यादा भारी और अपनी महसूस हुई जो मैं पिछले 10-12 साल से सुनती चली आ रही थी। सपना स्वीट हार्ट, सपना डियर, सपना डार्लिंग की आवाज़ों का खोखलापन जो मैं पिछले 2-3 बरस से महसूस कर रही थी, आज और ज़्यादा खोखली लगने लगी। मेरे चारों तरफ मेरा अपना बनाया, अपना चराया हुआ संसार खड़ा था। मलिन और निस्तेज पड़े हुए मेरे शरीर के चारों ओर शानदार चीज़ों से सजा हुआ मेरा बंगला अभिमान के साथ आसमान से बातें कर रहा था। उसी अभिमान के रथ पर कभी मैं भी सवार होकर सपने संजोया करती थी। सपना एक बार मुझे खबर तो कर दी होती अपनी बीमारी की। मेरे निशक्त शरीर को देखते महेश के गले से दबी दबी सी आवाज निकली। महेश के दिल में मेरे लिए टिमटिमा कर जलता हुआ दीपक मेरे मन के अंधेरे में एक किरण सी चमकी। अकेलापन, अवसाद और उदासी भरे मन में महेश की उपस्थित की दस्तक से एक नई तरफ के आशा का संचार हुआ। महेश ने ढूंढकर कमरे की लाइट जलाई। कमरा एक बार फिर से रोशन हो गया। चारों तरफ गर्द ही गर्द जमा हो गया था। महंगा महंगा आधुनिक सामान धूल से अटा पड़ा था। कमरे की सजावट जहां अपने अतीत की आलीशानता बयान कर रही थी, वहीं उस पर जमी धूल की परत वर्तमान की बेजान तस्वीर पेश कर रही थी। इस पर सुख की अनुभूति पिछले कई महीने से उसने महसूस नहीं की थी। मेरी अवसादग्रस्त जिंदगी की चिड़चिड़ाहट और चिल्लाहट से त्रस्त होकर नौकरों नौकरानियां काम छोड़कर चली गई थी। महीनों से साफ सफाई नहीं हुई थी। पैसे से श्रम खरीदा जा सकता था, अपनापन नहीं। इसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हो रहा था। दीवार पर लगे विशाल आईने पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक गई। लेटे लेटे ही अपना प्रतिबिंब देखकर मुझे रोना आ गया। एक बार को तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाई। मेरे पर हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाला विशाल आईना गंदला होकर मायूसी प्रकट कर रहा था। रोशनी से मेरी हालत का जायजा लेकर महेश और भी ज़्यादा द्रवित हो गया। सपना कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया होता। इतनी बीमार पड़ी थी, एकदम पीली पड़ गई हो। महेश अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपनी ही रव में कहे जा रहा था। मैं महेश की हालत समझ रही थी। एक एक बीती बात मुझे याद आ रही थी। जब शरीर था तब विचार नहीं थे, और शरीर नहीं रहा तो विचार डेरा डालने लगे। अकेलेपन और अवसाद से महेश की सहानुभूति मुझे कुछ हद तक उबार रही थी। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। महेश मेरा इतना लंबा इंतज़ार करता रहा मेरे लिए। अभी तक इंतज़ार या फिर यूं ही आया है अचानक। यादों के खंजर दिमाग में ठक ठक कर रहे थे। महेश मेरा सहपाठी था। कॉलेज के वे दिन हवा में उड़ने के थे, आसमान से बातें करने के यौवन पूरे निखार पर था। मैं तितलियों की तरह इधर उधर मड़राती रहती। कलियां खिलेगी तो मधुप मड़राएंगे ही, और फिर यह तो समय होता है युवाओं को आकर्षित करने का, लोगों की फिसलती निगाहें पकड़कर आह्लादित होने का। हरदम सजना संवरना, इधर उधर इतराते हुए फिरते रहना। न कोई चिंता थी, न ही कोई परवाह। बस उड़ते ही जान, लोगों की निगाहों में चढ़ते जान, उनकी कानाफूसियाँ सुनकर उल्लासित होना और उनकी प्यासी निगाहें ताड़ कर उन्हें और तड़पाना। उनकी अतृप्ता भरी मनुहार सुनकर स्वयं को तृप्त महसूस करना। चिंता नहीं थी तो चिंतन ही नहीं था। महेश न जाने कब मुझसे दिल लगा बैठा था। भावुक महेश मेरे रूप यौवन के मोह जाल में फंस गया था।
हरदम वह बिना पानी की मछली की तरह तड़पता रहता था। पुरुष बेचारा पहले प्यार को अपने दिल पर लगा लेता है। मेरे लिए पुरुषों की तड़प मेरे आत्मसंतुष्टि थी। अनादिकाल से चली आई परंपरा नारी की तड़प से पुरुषों की आत्मसंतुष्टि को तोड़ना मेरी आँख को त्रुट करती थी। मैं 20वीं सदी की नारी थी। मेरे विचारों में खुला आसमान था। मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं भी पुरुष की तरह एक इकाई हूँ। प्रेम प्यार एक अलग बात है, लेकिन शादी, बच्चे का बंधन मुझे नागवार लगता था। कॉलेज के दिन फुरफुर कर उड़ गए। महेश की मायूस याचना मेरे मस्तिष्क पर सामान्य सी ठक ठक थी। अपनी अलग पहचान बनाने की लौ मन में निरंतर जलती रहती। मैं भावुकता में न बहकर पूर्ण व्यावसायिक हो गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी, ऊंचा ओहदा, भरपूर पगार, सारी सुख सुविधाएं मेरे कदमों को चूम रही थी। मैं स्वतंत्र, आर्थिक रूप से मजबूत, अच्छी प्रतिष्ठा वाली, फिर क्यों किसी पुरुष के अधीन रहूं? परिवार के बंधनों में बंधूं। पैसे से हर चीज हासिल की जा सकती है, अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए एक अद्ध पुरुष भी। जब पद प्रतिष्ठा पाकर पुरुष वैरा सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। मुझ में खुद के अहम की बू कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। ऑफिस में ही कमल से मेल मिलाप बढ़ा। हर मुद्दे पर हमारी बौद्धिक बहसें होती, राजनीतिक सामाजिक विचार विमर्श होता। हर विषय पर हम लोग खुले विचार रखते, यहाँ तक कि प्रेम और सेक्स पर भी। मेरी मानसिक भूख के साथ साथ शारीरिक भूख भी जोर मारने लगी थी। समान बौद्धिक स्तर वाले कमल के साथ काफ़ी तार्किक विचार विमर्श के बाद हम दोनों एक साथ रहने लगे, बिना किसी वैवाहिक बंधन के, ल्यू टुगेदर। हम दो स्वतंत्र इकाई, दो शरीर थे। एक छत के नीचे होकर भी हमारी साझी छत नहीं थी। पहले तो अड़ोस पड़ोस में हमारे साथ साथ रहने पर कानाफूसियाँ हुई। निछाल बेश्या और न जाने किन किन संबोधनों से मुझे नवाजा गया, लेकिन मैं तो उड़ान पर थी। इन सब बातों से मैं कहाँ डरने वाली थी। हवा में उड़ने वाले परिंदे जमीन पर बिछे जाल से कहाँ डरते हैं। मोहल्ले के युवक युवतियों को मेरे घर के आसपास फटकने की सख्त मनाही हो गई थी। मेरे घर के चारों तरफ अधोषित यलवोसी बन गई थी, जिसे पार करना सफ़ेद पोश शरीकों से बस की बात नहीं थी। इक्का दुक्का कभी मेरे मकान की तरफ लोलुप निगाहों लेकर बढ़ते, पर मेरी हैसियत से डरकर पीछे हो जाते। जब शरीर बोलता है तो विचार चुप रहते हैं। यलवोसी के घेरे में मैं कब अकेली पड़ती गई, इसका मुझे भान तक नहीं हुआ। शरीर था कि खिलता ही जा रहा था। मैं शरीर के रथ पर सवार हो कर अभिमान के आसमान में उड़ रही थी। कमल के साथ रहते हुए भी हमारा साझा कुछ नहीं था। मैं जब चाहती कमल के शरीर का भरपूर उपयोग करती। कमल को हमेशा उसकी सीमा रेखा दिखाती रहती। पुरुष होकर भी कमल का पुरुषत्व मेरे सामने बौना रहता। अपना फ्रेंड सर्कल मुझे खुशनुमा महसूस होता। ल्यू टुगेदर में पति पत्नी के बीच लाज और लिहाज, मानसिक दबाव और बच्चे होने का मानसिक दबाव नहीं था, बस उच्छृंखल व्यवहार, शरीर का विभिन्न तरह से भरपूर उपयोग, परम आनंद प्रदान करना। देखते ही देखते कमल के साथ का मौखिक अनुबंध पूरा हो चला। साथ रहते कमल के मन में घर बसाने की चाहत खुल रही थी। कमल बहुत भावुक हो उठा था। अलगाव से उसे बेचैनी हो रही थी। वह शादी कर घर बसाने के लिए मिन्नतें करने लगा, लेकिन मैं तो मन और तन के उफान पर थी। तन अभी भी भरपूर बोल रहा था, भाव तो मन में ही था नहीं। भाव होते तो मन कमजोर पड़ जाता। मैं नारी की गुलामी की पसधर बिल्कुल नहीं थी। शादी यानी नारी की गुलामी के दौर की शुरुआत मैंने एक झटके में कमल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझसे में शारीरिक आकर्षक अभी तो उफान पर था। मर्दों की लाइन लगने को तैयार थी। प्रेम प्यार बेवकूफ़ों का संगल, बेकार में अपनी ऊर्जा जलाओ, तन मन को तरसाओ। मेरा सिद्धांत था का खाओ पियो और मौज करो। माँ बाप के बीच की अदा कदा की खिंचन की पैठ मेरे मन में इतनी
गहरी समाई हुई थी कि पारिवारिक स्नेह का ताना बाना फड़फड़ाने में भी मैं कभी सफल नहीं हो पाई। फिर बदलाव के धरातल पर पैर रखकर कभी महसूस करने और समझने की कोशिश की नहीं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मेरी प्राथमिकता रही थी। उनकी पूर्ति के लिए मेरे पास संसाधनों की किसी तरह कोई कमी नहीं थी। बस पैसा फेंको, सभी सुविधाएं जाहिर हो जाएंगी। आलीशान बंगला होने के कारण कभी घर की उष्मा महसूस होने की कोशिश ही नहीं की। आधुनिकता के जुनून में मेरा स्व ही मुझ पर सवार था। कमल के बाद अब सेक्स पूर्ति के लिए सुरेश टकरा गया था। उसका भरा पूरा शरीर था, छुट्टे सांड जैसा मस्त मस्त। मेरे साथ लिव टुगेदर उसके लिए बहुत अच्छा ऑफर था। हम दोनों साथ साथ रहने लगे, बिना किसी साझी छत के। फिर से वही शारीरिक आनंद की सुनहरी गुफा में विचरण, मन की स्वतंत्रता उड़ान में मैं कभी अपने को हारी हुई महसूस नहीं करती। ऐसा लगता कि मैंने सुरेश के पौरुष के साथ साथ मर्दों के पौरुष को हरा दिया है।